भारत ने श्रीलंका की मदद को फिर बढ़ाया हाथ। तेल खरीदने के लिए देगा 3,800 करोड़। चीन अब भी कर्ज में ब्याज देने को नहीं तैयार। दिल्ली में ऑपरेशन बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा सिर्फ जहांगीरपुरी में रोक, पूरे देश में नहीं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास आनंद ने किया कांग्रेस पर पलटवार, कहा गरीबों की योजनाओं से होता है पेट में दर्द। कांग्रेस ने कन्या विवाह योजना के नाम पर किया दिखावा। कोरिया में स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। भाजयुमो ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। स्वास्थ्य केंद्र में समस्याओं का जल्द निराकरण करने की मांग। और नर्मदापुरम में अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह का हुआ आयोजन। कर्मचारियों और बच्चों को दिया प्रशिक्षण। फायर डेमो का प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को किया पुरस्कृत। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा निगम की कार्रवाई पर रोक की स्थिति बरकरार रहेगी। इस मामले पर सुनवाई 2 हफ्ते बाद की जाएगी। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अवैध निर्माण बुलडोजर से ही गिराए जाते हैं और पूरे देश में ऐसी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास आनंद ने कांग्रेस पर पलटवार किया। बता दें, कन्या विवाह योजना पर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसको लेकर सारंग ने कहा कांग्रेस ने गरीबों के हित की हर योजना को बंद किया है। कन्या विवाह योजना के नाम पर दिखावा तो बहुत किया, लेकिन एक भी लाभार्थी को पैसा नहीं मिला। और जब भाजपा कन्या विवाह योजना का लाभ दे रही है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। वहीं गृह मंत्री शाह के दौरे पर कहा कि अमित शाह का भोपाल आना हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। साथ ही प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा गया कि कांग्रेस के पास कोई रणनीतिकार नहीं है। दिल्ली से भोपाल तक कांग्रेस के पास ना नेता और ना ही नीति है। प्रिकॉशन डोज पर भी कहा कि मध्य प्रदेश में स्थिति अभी नियंत्रण में है। प्रिकॉशन डोज को लेकर ये बात आगे उन्होंने जोड़ी कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा। अब यदि गरीब का हित हम करते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। दिक्कत तो यही है कि कांग्रेस ने हमारी वो सब योजनाएं बंद की कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में, जो जनता को घर पर सीधे सीधे खुशहाली लाती थी। कांग्रेस की सरकार ने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी। कांग्रेस की सरकार ने संबल योजना बंद कर दी। कांग्रेस की सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी। कांग्रेस की सरकार ने ढकोसले तो बहुत किए कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हम करेंगे, पर एक भी हितग्राही को पैसा नहीं दिया। हमने फिर से शुरुआत की है, चाहे संबल योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, या आज मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नए स्वरूप की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हों। अब हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि इसकी राशि भी बढ़ाकर 55,000 रुपये की है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही संवेदनशीलता से भरी हुई योजना है। सरकार यदि किसी गरीब बेटी की शादी करती है तो इससे बड़ा और सुख किसी गरीब के घर में नहीं आ सकता। ये सरकार जब भी कोई अच्छा काम करती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। अब ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जिसमें कमलनाथ ने अपने लिए हवाई जहाज खरीदने के लिए तो करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे, अपने बंगले के रंग रोगन के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, मंत्रियों के बंगले पर करोड़ों रुपए का काम हुआ, पर जनता के हित की योजनाएं बंद हो गई। अब हम जब शुरू कर रहे हैं, हम जब उसके माध्यम से जनता को हित दे रहे हैं तो कांग्रेस को दर्द हो रहा है। ये कांग्रेस की सामंतवादी और गरीब विरोधी नीति का परिचायक है। कोरिया में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। साथ ही तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और समस्याओं का जल्द निराकरण करने की मांग की। बता दें कि स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयों की लगातार कमी देखी जा रही है, जिससे मरीज निजी दुकानों से दवा खरीदने को मजबूर हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पर मजार चौक में ये धरना प्रदर्शन किया गया था, उसके संबंध में मुझे अनुभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया कि आप जाकर के ज्ञापन ले लीजिए करके। उस संबंध में मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। जहाँ तक स्वास्थ्य का प्रश्न है तो अभी लगातार शिविर के माध्यम से हम लोगों को सुविधाएं पहुँचाने के लिए प्रयासरत है। और अभी हाल ही में पीबीटी जिसके लिए और साथ ही साथ
वहाँ पे उपस्थित लोगों के लिए, ग्रामीणों के लिए अभी 27 तारीख से अभी विशेष कैंप का आयोजन भी किया जा रहा है। सोनात ब्लॉक में जो स्वास्थ्य विभाग का लचर व्यवस्था है, इस मुद्दा को लेकर के हमारे युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था। क्योंकि इनके द्वारा जो आयुष्मान कार्ड है उसमें 5 लाख हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा 5 लाख स्वास्थ्य सुविधा दे रहा है। उसको सुनने में आ रहा है कि इनके द्वारा गरीबों का फार्म भर के और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इन्होंने उनका बिल बना करके और कालाबाजारी कर रहे हैं। और जिस तरह खबर हम कोरिया से आपको बता रहे हैं, लगातार स्वास्थ्य विभाग से संबंधित समस्याएं हैं, उनको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी भाजयुमो ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी को जाहिर किया और इसी से जुड़ा हुआ ज्ञापन भी तहसीलदार को सौंपा गया है। कोशिश ये की जा रही है कि वो इस ज्ञापन में उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो जल्दी ही निराकरण करें, क्योंकि अगर समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और इसी के साथ खबर अब नर्मदापुरम से। वहां के एसपीएम सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ ने 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह मनाया, जिसमें प्रबंधन कर्मचारी, स्कूल के बच्चों और उनके अभिभावकों को फायर सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण दिया और परेड ग्राउंड में फायर डेमो का प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान महाप्रबंधक तिवारी ने कहा कि आग लगना एक गंभीर आपातकाल है और सीआईएसएफ का पहला कर्तव्य बचाव का होता है। वहीं वैभव दुबे ने बताया कि हर साल हम इस सुरक्षा सप्ताह का आयोजन करते हैं। अग्निशमन सेवा सप्ताह का समापन समारोह आज जो है विभिन्न प्रकार का जो ये जो डिमॉन्स्ट्रेशंस जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूजफुल है, उसके ऊपर हमारे सीआईएसएफ का फायर विंग बखूबी अच्छे तरीके से प्रस्तुतिकरण किया है। और मुझे लगता है कि इस प्रस्तुतिकरण से यहाँ पे जितने भी उपस्थित हमारे एसपीएम के जो भी अधिकारी कर्मचारी, सीआईएसएफ के अधिकारी कर्मचारी, उनके परिवार के सभी सदस्यगण बहुत ही लाभान्वित होंगे, क्योंकि जो भी दिखाया गया है ये सारी चीज़ें हमारे डे टू डे लाइफ में होती हैं, घटित होती हैं। और कभी न कभी ये जो जानकारी है ये हमको सबको लाभान्वित करेंगे। देखिए, आज सीआईएसएफ के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति जो अग्निशमन सेवा सप्ताह है उसका समापन समारोह किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक हम लोग अग्निशमन सेवा सप्ताह का आयोजन करते हैं और इस दौरान मैनेजमेंट और सीआईएसएफ तथा सिविल सभी लोगों के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार की जो आग या जो फायर से रिलेटेड इंसिडेंट हो उनके अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम चलाते हैं। आज उसी तारतम्य में आज उसका समापन है, जिसका एक रंगारंग प्रोग्राम यहाँ किया जा रहा है। आज 21 अप्रैल है और हर साल आज ही के दिन नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है। साल 1947 में आज के दिन स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली में मेटकाफ हाउस में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के प्रोबेशनर्स को संबोधित किया था। इस दौरान सिविल सर्वेंट्स को भारत का स्टील फ्रेम कहा गया था। इस तरह का पहला आयोजन 21 अप्रैल 2006 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ था। सिविल सेवा दिवस पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार प्रायोरिटी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और इनोवेशन कैटेगरी के लिए जिलों कार्यान्वयन इकाइयों को प्रदान किए जाते हैं। हर साल सिविल सेवा दिवस पर ये पुरस्कार सिविल वर्कर्स को नेटवर्क से जोड़ते हैं और देश भर में लागू की जा रही जन शिकायतों के क्षेत्र में बेस्ट लर्निंग सीखते हैं। लोक सेवकों को बधाई। और हम सब जानते हैं कि चुनी हुई सरकार नीति बनाती है, योजनाएं बनाती है, उसका क्रियान्वयन और अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाना ये हमारी सिविल सर्विसेज करती हैं, लोक सेवक करते हैं। काम बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन सुधार की गुंजाइश सदैव है और हम लोग लगातार और बेहतर कैसे करें इस पर विचार करते रहते हैं। और चलिए अब हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि आज सिविल सर्विस डे है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर भारत पर फोन लाइन पर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर डीएस राय साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद।
और ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले खबर भारत आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि इस सेवा में रहते हुए सबसे अच्छा अनुभव और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताएं। सबसे जो प्रसन्न करने वाला जो काम वो जो मेरे कार्यकाल में हुआ वो था रायसेन जिले को साक्षरता के एक मार्ग पर आगे बढ़ाना। यह बात 1994 से 96 के बीच की है। जिले में लगभग 3.5 लाख लोग अनपढ़ थे। उनको पढ़ाने के लिए पढ़े लिखे लोगों को तैयार किया गया गांवों में और शहरों में, और ऐसे 13,000 कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और हम लोगों ने 1.5 साल तक गांव-गांव में और गली-गली में हर शहर में अनपढ़ औरतों और आदमियों को पढ़ाया। और उनके सहयोग से हमारा जिला उस समय 29 जिलों में रायसेन में पहला आया था। इस साक्षरता के साथ साथ महिलाओं का सशक्तिकरण का भी उद्देश्य रखा गया था। तो ये बहुत अचरज और प्रसन्नता की बात थी कि महिलाएं भी अपने जो शर्म या संकोच या जो घर से न निकलने आदि समस्याओं से जो पीड़ित थी, वो महिलाओं ने घर से निकलना शुरू किया, अपनी बात कहना शुरू की। इसका परिणाम ये हुआ कि जो मजदूरी थी गांव के मजदूरों की, चाहे वो औरतें हों या आदमी, वो मजदूरी भी बढ़ गई और रायसेन जिले का नाम पिछड़े जिलों से निकलकर आगे आ गया। यह मेरे लिए विशेष प्रसन्नता की बात थी और मैं इसे सिविल सर्विस डे के रूप में भी इसको याद करता हूँ, उस नाते भी याद करता हूँ। जी बिल्कुल। जिस तरह से चुनौतियों की बात की जाती है, देश सेवा करना आज के समय में चुनौतीपूर्ण काम हो गया, क्योंकि सेवा शब्द अपने आप में चुनौती से जुड़ जाता है। किस तरह की चुनौतियां वर्तमान तस्वीर में देखने को मिलती हैं? इस तरह की जो चुनौतियां वर्तमान, क्या बोला आपने? जी, वर्तमान में किस तरह की चुनौतियां हैं देश सेवा को लेकर? हाँ, देखिए, जब पहले ये टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, हाँ। पहले के समय में लोग चिट्ठियों से, तारों से और लैंडलाइन फोनों से बात किया करते थे। जागरूकता कम थी। हाँ। अब लोग जागरूक हो गए हैं। लोग राजनीतिक भी पहले से ज्यादा हो गए हैं। हाँ। ग्राम पंचायत के चुनाव में भी बड़ा संघर्ष होता है, नगर पालिका के चुनाव में संघर्ष होता है, विधानसभा लोकसभा में तो होता ही है। तो अब लोग जागरूक हो गए हैं, टीवी देखते हैं और उनको सब खबरें रहती हैं। तो अब जो वर्तमान में जो अधिकारी हैं या सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको बहुत सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए, क्योंकि आजकल कोई कहीं भी फोटो खींच लेता है, वीडियो बना लेता है। दूसरा, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ गई हैं पहले से। पहले यदि 2 टाइप का खाना अच्छे से मिल जाए और रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान हो और गांव में स्कूल हो, लोग इसमें खुश होते थे। अब लोगों की अपेक्षाएं पहले से बढ़ गई हैं। तो इसलिए जो प्रशासक हैं, प्रशासकों को एक तरफ तो नेताओं से निपटना है, राजनेताओं से, चाहे वो सरपंच हो, चाहे जिला पंचायत का मेंबर हो, जनपद का मेंबर हो, विधायक हो, सांसद हो या स्थानीय मंत्री हो, उसको भी प्रसन्न रखना है या उसको भी नाराज नहीं होने देना है और जनता के भी काम करना है। और विभिन्न आजकल दुर्भाग्य से ऐसी स्कीमें बहुत आ रही है जो विंडो ड्रेसिंग को बोलते हैं ना, सजावटी स्कीम है, सजावटी। अब वो सजावटी स्कीमों के साथ साथ जो गांव के लोगों की मूल समस्या है कि उनकी सुनवाई होना, आजकल असंवेदनशीलता गरीबों के प्रति पहले से बढ़ गई है। जो काम तहसीलदार को करना चाहिए, जब वो नहीं करता है तो वो आदमी मजबूरी में कलेक्टर के पास जाता है। यदि वहाँ भी काम नहीं होगा जिले के अंदर, तो आखिर वो आदमी कहाँ जाएगा? तो सब अधिकारियों को आम जनता को सुनने के लिए समय निकालना ही चाहिए, उनकी शिकायतों को यथाशीघ्र दूर करना चाहिए और किसी प्रकार के पावर के रुआब में नहीं रहना चाहिए कि हम अधिकारी हैं, हमारे पास अधिकारी है, ये जमाना अब गया। तो ये चुनौती। और दूसरा, नेताओं से निपटने में अत्यधिक सावधानी रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के दबाव में गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गलत काम करेगा उस समय तो लाभ हो जाएगा, पर तो आगे जाके उनका रिकॉर्ड भी खराब होता है। और यदि कोई एक गलत काम कर दे तो फिर उसको सभी गलत काम करने पड़ते हैं। बिल्कुल सही। यानी अगर शुरुआत गलत होती, एक को सुनना पड़ता है, तो शायद पूरे विभाग पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। विभाग पर? जी राय साहब, खरगोन हिंसा को लेकर प्रशासनिक विभाग पर बड़े सवाल खड़े हुए। मैं आपको हाल ही की घटना से आपसे ये जवाब चाहूंगी, क्या वाकई प्रशासनिक विभाग ही सीधा जिम्मेदार होता है इन घटनाओं के लिए, या फिर कहीं ना कहीं कोई चूक ऐसी है और सीधे विभाग पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि यदि हर सरकारी कर्मचारी किसी न किसी विभाग के अंतर्गत तो आता ही है। अब वो विभाग तो शुरू होता है वल्लभ भवन से, उसके बाद होता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट,
उसके बाद होता है संभागीय कार्यालय और फिर जिला कार्यालय। और जो ये विधानसभा जो जो लोकसभा के जो सत्र होते हैं, इसमें जो नेता लोग होते हैं, विधायक लोग होते हैं, ये किसी छोटे गांव में घटना हुई है छोटी सी, और तो उसके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं विधानसभा में, और तब पूरे विभाग को उसका जवाब देना पड़ता है। यदि कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है गांव के स्तर पर भी या छोटे शहर के स्तर पर भी या जिले के स्तर पर भी, तो उसका असर विधानसभा और बहुत बड़ी घटना हो तो लोकसभा में हो सकता है। ज्यादा अधिकारियों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि उनके कार्य क्षेत्र में, उनके कार्यकाल में ऐसी कोई घटना न हो जिससे सरकार की छवि खराब हो। जी, अब ये बहुत सौभाग्य वाली बात है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जो दर्शक इस वक्त लाइव सुन रहे होंगे, आपको मन में ये उठ रहा होगा कि क्यों ना सर से ये सवाल कर लिए जाए कि एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए तैयारी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि सपना बड़ा है लेकिन उस सपने को सच करने के लिए मेहनत भी उतनी बड़ी होगी। तो इस सवाल का जवाब आप क्या कैसे देना चाहेंगे? मैं आज सुबह जो नमस्ते मध्य प्रदेश कार्यक्रम हुआ था, उसमें मैंने इस प्रश्न का उत्तर काफी डिटेल में दिया था। फिर दे देता हूँ। जो भी लड़के, बच्चे, लड़कियां, पढ़ने वाले कॉलेज स्टूडेंट यदि वो प्रशासन में जाना चाहते हैं तो पहले उनको अपना उद्देश्य, ये लक्ष्य जो है, ये 8वीं क्लास के समय पढ़ते समय ही तय कर लेना चाहिए। क्योंकि जितनी जल्दी तैयारी शुरू होगी उतना आखिरी में जो परीक्षा होती है IAS की या किसी प्रशासनिक पद की, तो उसमें उसके ऊपर लोड कम पड़ेगा। फिर उसका पहला कदम है अखबार पढ़ने की आदत डालना। हिंदी के अखबार, जो अंग्रेजी के पढ़ सकते हैं वो अंग्रेजी की अखबार पढ़ें, और पूरे संसार में, देश में, हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है ये सब जानकारियां इकट्ठा करें। अब उसको अपने दिमाग में संजो कर रखें, याद रखें क्या क्या समस्याएं देश के सामने, प्रदेश के सामने, इतिहास में पुराना इतिहास कैसा था, उसके बाद नए नए आविष्कार क्या हो रहे हैं, नई नई अर्थशास्त्र में क्या बदलाव हो रहे हैं, ये मार्केटिंग कितनी आगे बढ़ रही है, ये WTO क्या है, रूस और यूक्रेन का युद्ध क्यों हो रहा है, ऐसी हजारों बातें हैं जिनका संबंध प्रशासन से होता है। और परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा, अंग्रेजी का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, बोलने वाली अंग्रेजी और उसके अलावा लिखने वाली भी, समझने वाली भी। तीसरी बात यह है कि आत्मविश्वास की कमी नहीं होना चाहिए। जब आदमी मेहनत करेगा तो उसे किसी समस्या से लड़ने का रास्ता भी उसके हाथ लग जाएगा। परंतु यदि केवल ऊपरी ऊपरी पढ़ाई करेगा और वो पढ़ाई के और किताबों के अर्थ को नहीं समझेगा तो उसके पास कोई उत्तर नहीं होगा। एक अच्छा अधिकारी वो होता है जो समस्या का एक संतोषजनक हल निकाले, और ऐसा नहीं कि मैं क्या करूं, वो निर्णय लेने में की क्षमता न हो उसके अंदर, आत्मविश्वास की कमी हो। तो ऐसी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट भी होना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। ये सब काम 12, 13, 14 साल की उम्र से बच्चे करें तो 21, 22 साल तक होते होते वो जरूर ही अच्छी प्रशासनिक सेवा में आ जाए। जी, एक सवाल और इसी सवाल से जुड़ता है मेरा। आपके इस जवाब देने के बाद मुझे ध्यान आ रहा है कि अभी जो कमी देखने को मिलती है वो है फेलियर। जी, असफलता से डर जाते हैं युवा। लोग असफलता से डर जाते हैं। जी, असफलता मतलब अगर पहली बार में वो पास नहीं कर पाए तो उनको ये लगता है कि शायद अब वो प्रशासनिक अधिकारी ना बन पाएंगे, शायद अब उनका सपना पूरा ना हो पाएगा। तो अभी एक शॉर्टकट की तरफ भागना और असफलता से डर, ये बहुत जरूरी है इन दोनों कमियों को दूर करना। बहुत लकी, सौभाग्यशाली लोग ऐसे होते हैं जो पहले ही अटेम्प्ट में, पहले ही प्रयास में निकल जाते हैं। परंतु ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें लोगों ने 3-3, 4-4 बार परीक्षा दी और उसके बाद आखिरी ये 4थे या 5वें अटेम्प्ट में वो पास हुए। तो इसमें यदि पहली असफलता से का मतलब ये है कि हमारे प्रयासों में कुछ कमी थी, तो जब उस मार्कशीट उसको मिलती है तब उसको समझ में आना चाहिए कि इस पेपर में मैंने क्या कमी, मैंने क्या गलत लिखा या क्या सही नहीं लिखा। और सबसे बड़ी बात, जहाँ तक हो सके हैंड राइटिंग, हस्तलिखी अच्छी होना चाहिए। ऐसा न हो कि आप ऐसा लिखें कि जिसको जो कॉपी जांचने वाला समझ ही न पाए। तो असफलता के कारणों की खुद ही विश्लेषण करना चाहिए। और यदि संभव हो तो तैयारी करने के बाद आखिरी जब परीक्षा होती है उससे पहले कुछ दिनों के लिए कोचिंग लेना आवश्यक है। आपके व्यक्तित्व में क्या कमियां हैं, आत्मविश्वास में, निर्णय लेने की क्षमता में, आपकी जो सिंसियरिटी आपके अंदर है कि नहीं, आप बात गहराई से करते हैं कि ऊपरी ऊपर बोलते रहते हैं, ये सब अवगुण
इसको दूर करने के लिए कोचिंग वाले ये भी बताते हैं कि आपको प्रश्नों के उत्तर कैसा लिखना चाहिए, इंटरव्यू में किस प्रकार उसको ट्रेन करना चाहिए इंटरव्यू को। तो इस प्रकार तैयारी करने पर असफलता हमको हमेशा के लिए निराश नहीं कर पाएगी। जी बिल्कुल। अब जाने से पहले एक आखिरी सवाल आपसे जरूर जानना चाहेंगे। आपने जितने जवाब दिया, आपने जितना भी जो मुख्य बिंदु आपने जो अभी जिक्र किया जी, आपका कोई ऐसा अनुभव रहा हो जो शायद मार्गदर्शन का काम करे सभी के लिए इस सेवा से जुड़कर, प्रशासनिक सेवा से जुड़कर? जी सर। जी सर। जी, आवाज आ रही सर आप तक? हाँ, नहीं, आपने कहा कोई ऐसा अनुभव बताइए जो बिल्कुल, जो प्रशासनिक सेवा में रहते हुए आपको आज भी वो अनुभव याद है और जब भी मौका मिलता है जैसे आज, और उसको आप जरूर बयां करना चाहते हैं, जो एक सीख का काम करता है सबके लिए। अच्छा अनुभव कि बुरा अनुभव? दोनों चलेगा सर, अनुभव होते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के। अच्छा, ठीक है। मैं जब रीवा में पदस्थ था कलेक्टर के रूप में जी, तब उस समय रीवा जिले में हाँ। और रीवा शहर, रीवा जिले के एक तहसील में और रीवा शहर में बड़ी भारी बाढ़ आई। उस बाढ़ में हजारों मकान गिर गए जी, सैकड़ों जानवर मर गए, 14 आदमी बह गए, हाँ। और बहुत नुकसान हुआ। और लगातार पानी बरसता रहा, और यानी बाढ़ आने के बाद भी पानी बरसता रहा। उस समय उस समस्या को से जूझने के लिए ईश्वर ने कहां से ताकत दी, कैसी दी, लोगों ने साथ दिया, अधिकारियों ने साथ दिया जी। और लगभग उस जमाने में 1997 में 16 करोड़ रुपए का खर्चा हम लोगों ने किया था वहाँ पर रीवा में। और उसके पहले जबलपुर में भूकंप आया था मई के महीने में जी। तो जबलपुर में 100 करोड़ खर्चा हुए थे, लोग फिर भी असंतुष्ट थे। हाँ। और रीवा में 16 करोड़ रुपए हमने कुल खर्चा किए, उसके बावजूद कोई असंतोष की आवाज नहीं आई, सब लोग संतुष्ट थे, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो पाया और लोगों को उनके मकान वापस खड़े करने के लिए आवश्यक सहायता दे दी गई। और बाढ़ के बाद जो बाढ़ में बह गए तो बह गए, परंतु बाढ़ के बाद फिर कोई आदमी को मरने नहीं दिया, चाहे दवाइयों की आवश्यकता हो, चाहे कुछ भी हो, अनाज की आवश्यकता हो। तो ये एक बड़ा संतोषजनक अनुभव मेरा रहा है, जिसे मैं आसानी से भूलता नहीं। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए। एक बार फिर से आपको अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे खबर भारत से इस वक्त रिटायर्ड आईएएस डीएस राय साहब, उनके धन्यवाद के साथ ही अब अगली खबर पर हम बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन पर। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, जिसको लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा ने भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी और कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत स्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि गृह मंत्री शाह 22 अप्रैल को मध्य प्रदेश दौरे पर आने वाले हैं, जिनका भाजपा कार्यकर्ता लिंक रोड 2 पर ऐतिहासिक स्वागत करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को भोपाल आ रहे हैं, जहां वे वन समितियों के सम्मेलन में शिरकत। नगरीय निकाय एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अधिकारियों के साथ जंबूरी मैदान में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए। कार्यक्रम में वन समितियों के लाभांश का वितरण, तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभांश का वितरण और वन ग्राम से राजस्व ग्राम में परिवर्तन का शुभारंभ होगा। सर आज आपने अमित शाह जी आ रहे हैं, उसके साथ क्या व्यवस्था है? देखिए, माननीय अमित शाह जी कल भोपाल आ रहे हैं और उनके आने की हम सब बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो हम सबके नेता हैं और कल उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। हमारे जहां प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहकों को वो राशि देने का काम करेंगे, बोनस देने का काम करेंगे। वहीं पर अन्य कार्यक्रम भी उनके बने हुए हैं, इसलिए हम सब उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और भव्य स्वागत माननीय अमित शाह जी का भोपाल में। बीजेपी कार्यालय में भी कल बैठक है, बीजेपी कार्यालय में भी कल कार्यक्रम है, तो क्या चुनाव की रणनीति को लेकर रोड शो भी रहेगा कल भाजपा कार्यालय तक? देखिए, पार्टी ने उनका कार्यक्रम बनाया है और उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा
और उस मार्गदर्शन के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र है। देश के अंदर जैसे 370 कश्मीर से हटाना पड़ा, जिस तरह से हमारे यहाँ पर लोकल तलाक हटाना, सीए को लाना, राम मंदिर में अग्रणी भूमिका निभाना, स्वाभाविक आस्था का केंद्र, और इसलिए पलक पावड़े बिछाने प्रदेश की जनता बहुत बड़ा काम तेंदुपत्ता संग्रह को करते हैं, इसलिए कार्यकर्ता भी अति उत्साहित। ठीक सर, थैंक यू। अंबिकापुर के नवापारा में नगर निगम ने अपनी विकास योजना के लिए एक शासकीय जमीन खाली रखी थी, जिस पर भूमाफियाओं ने दिन दहाड़े कब्जा कर लिया था। इसकी सूचना निगम को मिलने के बाद इस पर कार्रवाई भी की गई थी। बावजूद इसके भूमाफियाओं ने फिर से कब्जा कर लिया। कि नवापारा में आंगनबाड़ी के लिए नगर निगम ने भूमि को सुरक्षित रखा था। लगभग 5 डिसमिल भूमि है, नवा मार्ग में है, और पार्षद ने इसे आवंटित कराने का आवेदन भी दिया गया था। लेकिन यहाँ पे एक रसूखदार व्यक्ति सुभाष चंद्र बंसल के द्वारा उक्त नगर निगम के बोर्ड को उखाड़ कर फेंक दिया गया और रातों रात जेसीबी लगा के टीन के शेड का निर्माण कर दिया। इसमें पूर्व आयुक्त तथा नगर निगम के कुछ अधिकारियों और कुछ राजनेताओं का उसका सह है। देखिए, इस संबंध में मुझे जानकारी ये मिली है कि नजुल तहसीलदार द्वारा नगर निगम को ज्ञापन प्रेषित किया गया था अतिक्रमण हटाने के लिए, और आपके माध्यम से पता चल रहा है कि वो नहीं हटा है। तो इस संबंध में पुनः नजुल तहसीलदार को मेरे द्वारा निर्देशित किया जाएगा कि वो नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें। नवापारा में जो हमारा जो पीडीएस भवन है उसके बाजू में हमारे लिए जो निगम की आरक्षित ज़मीन है उसमें कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा कर उसमें अवैध रूप से कुछ भवन बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया था, जिसको सूचना मिलने पर तत्काल हमारे उड़न दस्ता की टीम वहां पर गई और उसको काम को रुकवाया गया है, और जितने भी सामान उसमें जो लगे हुए थे सभी को जब्ती कर लिया गया है। और चलिए अब हम इस पर चर्चा करते हैं। हसनैन आलम हमारे साथ अंबिकापुर संवाददाता खबर भारत से जुड़ चुके हैं। हसनैन, जिस तरह से कार्रवाई हो गई लेकिन भूमाफियाओं ने फिर से कब्जा कर लिया, यानी बिल्कुल भी खौफ बरकरार नहीं रह गया है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अंबिकापुर शहर में भूमाफियाओं के जिस तरह से इन दिनों हौसला बुलंद है, उसे इस नगर निगम में जो 5 डिसमिल की जमीन थी जो आंगनबाड़ी के लिए सुरक्षित थी उस पर देखा जा सकता है, क्योंकि नगर निगम ने 5 डिसमिल जमीन के सामने बोर्ड भी लगाया था कि ये नगर निगम की भूमि है और इस पर आंगनबाड़ी बनना है। लेकिन जो जमीन माफिया है जिसका नाम सुभाष चंद्र बंसल है, वो रातों रात इस बोर्ड को हटा करके दिन दहाड़े उसमें एक सेट का निर्माण कर देता है और वहां पर उस जमीन को काबिज कर लेता है। इसकी शिकायत डीके जो सोनी है वो अधिवक्ता भी हैं और आरटीआई कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने कलेक्टर कमिश्नर के सहित तहसीलदार को किए थे। उस समय के वर्तमान जो तहसीलदार थे मंडावी साहब, वो उन्होंने इस मसले पर कार्रवाई करने की भी बात की, लेकिन अभी नया जो आयुक्त आने के बाद ये जो जमीन है इस पर काबिज कर लिया गया। उस समय जब इस पर काबिज जब करना चाह रहे थे तब शिकायत हुआ था, तब इसकी पूरी जेसीबी वगैरह मशीन को भी इसमें जब्ती बनाया गया था, लेकिन इसके बावजूद जो है आखिरकार ये जो भूमाफिया है वो इस जमीन पर कब्जा कर लिया है। जी बिल्कुल, क्या मतलब ये तो बहुत ही अचरज की बात तो नहीं कही जा सकती, लेकिन हाँ ये सोचने वाली बात जरूर है कि उन आम लोगों की जमीनों पर किस तरह से कब्जा कर लेते होंगे। कितना आसान हो जाता होगा जब वो शासन की ही जमीन को नहीं छोड़ते, मतलब शासन से भी ज्यादा अपने आप को वजनदार समझते हैं ये भूमाफिया। इसका एक उदाहरण ये खबर जिस पर हम अभी आपसे चर्चा कर रहे हैं। जी हसनैन, बिल्कुल जिस तरह से ये चीज देखने को मिली है कि एक नगर निगम की आरक्षित जो जमीन है उसको भूमाफिया द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, जिसको कानो कान
खबर भी नहीं जिम्मेदार होती। जो शहर में रहते हैं, कलेक्टर हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, शिकायत होने के बावजूद उस पर जो भू माफिया काबिज हो जाता है और कोई प्रशासनिक अधिकारी जो है इस पर कार्रवाई नहीं कर पाती है। तो इस पर जो है डीके सोनी ने गंभीर अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं कि एक मोटी रकम लेने के बाद जो है इस पर कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि ये जो भू माफिया है वो बड़े राजनेता और तमाम अधिकारियों से इसकी साठगांठ है। और कहीं न कहीं ये भी आरोप लगाया है कि ये सब पैसे के लेन देन की वजह से इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन अगर भूमि अगर कोई नगर निगम के क्षेत्र में अगर कोई घर बना रहा हो तो उसको तुरंत ही नगर निगम नोटिस भेज देता है कि ये तुम्हारा नगर निगम क्षेत्र पे है, इसका परमिशन है कि नहीं, और तमाम तरह के रसीद कटवाए हैं कि नहीं। लेकिन नगर निगम की ही जमीन है जिसको भू माफिया द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, लेकिन उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन तमाम जानकारियों के लिए। अलीराजपुर के जोबट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया, जहां बड़ी संख्या में मरीज अपना उपचार करवाने पहुंचे। वहीं इस दौरान विधायक सुलोचना रावत, पूर्व विधायक माधव सिंह डावर, एसडीएम देवकी नंदन सिंह, तहसीलदार आलोक वर्मा समेत अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत होने वाले इस आयोजन में विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण भी हुआ और डिजिटल हेल्थ कार्ड, आयुष्मान भारत योजना के कार्ड भी निःशुल्क बनाए गए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर विकास खंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन जोबट में किया गया है और इसमें हर प्रत्येक नागरिक का जो जोबट के निवासी है यहाँ पर सबका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पर सभी प्रकार के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हमारे डॉक्टर्स उपलब्ध हैं और उनको दवाएं भी वितरित की जा रही हैं। जो विकासखंड का जो ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेला है, इसमें 31 तरह के हम लोगों ने काउंटर लगाए हैं। उसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और शिशु रोग विशेषज्ञ, और सारे विशेषज्ञ टीम के द्वारा सभी का चेकअप किया जा रहा है। साथ में हम लोग यहाँ पे विकलांग प्रमाण पत्र बना रहे हैं, हेल्थ आईडी बनाई जा रही है, आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, सिकल सेल की स्क्रीनिंग हो रही है, साथ ही वैक्सीनेशन और सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाओं से उन्हें लाभ दिलाया जा रहा है। सीहोर के नसरुल्लागंज के कृषि उपज मंडी में विवाह सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस सम्मेलन में 500 जोड़ों की शादी जो है वो संपन्न हुई। इस मौके पर फिर से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत हो गई। वहीं इस योजना के तहत हितग्राहियों को 55,000 रुपए के उपहार मिले, जिसमें 38,000 की सामग्री और 11,000 का चेक दिया गया। बचे 6,000 रुपए आयोजन खर्च के लिए काट लिए गए। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।